क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने टाइम टेबल बना लिया और उसे एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाए? किसके किसके साथ ऐसा हुआ बताइएगा। हमारे रियल लाइफ में बहुत बार होता रहता है। टाइम टेबल बनाते तो हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। आज की पैराग्राफ भी कुछ ऐसा ही हमें बताती है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम पीछे की क्लास पर फोकस करते हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले पैराग्राफ की स्टोरी आपको पता चले और पता चलने के बाद ही नई बातें जानने में रुचि लगेगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें मेहनत, जिम्मेदारी और समय तीनों की कद्र करना चाहिए, राइट। अब आज की पैराग्राफ हमें क्या बताती है, चलिए जान लेते हैं। तो कक्षा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कहानी दो भाइयों की है, जिसमें बड़ा भाई बहुत सख्त और पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर है, जबकि छोटा भाई मस्त मौला है, यानी मस्तीखोर है। तो इस पैराग्राफ में बड़े भाई साहब का क्या कहना है, छोटे भाई उनके बातों का पालन करते हैं कि नहीं, इसे जानने के लिए हम इसे रीड कर लेते हैं। तो पैराग्राफ 6 कहता है कि मैं यह लतार सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लतार कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। तो कह रहा है कि मैं यह लतार सुनकर आंसू बहाने लगता। कौन कह रहा है? छोटे भाई साहब। लतार का मतलब होता है डांट डपट। डांटता कौन है? बड़े भाई साहब। जब बड़े भाई साहब डांटते हैं तो छोटे भाई साहब उस डांट को सुनकर उसके आंसू बहने लगते हैं, यानी रोने लगता है। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। छोटे भाई साहब को लग रहा था कि अगर हमने गलत किया है तो मैंने किया है ना, तो लतार कौन सहे। अगर जब मैंने गलत अपराध किया है यानी कोई भी, तो हम लतार कौन सहे, यानी उनकी डांट को कौन बर्दाश्त करे। सहना मतलब बर्दाश्त करना। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, यानी बड़े भाई साहब अच्छी अच्छी बातें उन छोटे भाई साहब को उपदेश देते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, यानी ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान। सुक्तिवान का मतलब होती है कटु बातें, यानी तीखी बातें। जैसे तीखी बातें मतलब मिर्ची की तरह नहीं तीखी लगना, जैसे कि कोई आपको बोलता है तो उसकी बातों पे आपको ठेस पहुंचती है, यानी कड़वी लगती है, ऐसा। ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। यहाँ पर एक मुहावरा है, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। इसका मतलब है अत्यधिक दुखी होना। जैसे अचानक किसी घटना को सुन लेने के बाद अत्यंत बहुत जल्दी दुख पहुँचता है, इसे कहते हैं जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना। जिगर मतलब होता है कलेजा। और हिम्मत टूट जाती है। कह रहे हैं छोटे भाई साहब कि ऐसी तीखी तीखी बातें बोलते हैं कि मेरे जिगर कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और हमारी हिम्मत जो है टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता। यानी वो कह रहा है इस तरह तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। उसको लगता है कि इतना, एक तो बड़े भाई साहब डांटते हैं और मुझे लगता है कि मैं इतना मेहनत कर भी नहीं पाऊँगा। वो निराश हो जाता था क्योंकि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। जरा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगता था। क्या सोचकर लगाया अंदाज़ा? तो कहते हैं कि क्यों ना घर चला जाऊं। उसको लगता है कि इतना मेहनत करें और इतना पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता, इससे बेटर है कि मैं घर चला जाता हूँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है, यानी मेरे बूते के बाहर, ये बोलते हैं ना, ये मेरे से काम नहीं होगा, ये मेरे बस में नहीं होगा। उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था, उससे पढ़ा लिखा जाता नहीं था क्योंकि उसको खेल
कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था और खेलना कूदना उसे मिलती नहीं थी। तो कह रहा था ये काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। कहने का मतलब है कि जो मेरे से काम होता ही है ना, तो उसमें हाथ डालकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना ही मंजूर था, इससे अच्छा मैं पढ़ूं ना, मूर्ख ही रहूं। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन इतना मेहनत कौन करे, मुझे करना नहीं पसंद था, उसको मेहनत करना। किसको? छोटे भाई साहब को। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। लेकिन बहुत सोचने के बाद, यानी 2 घंटे बाद अच्छे से छोटे भाई साहब ने सोचा तो निराशा के बादल फट जाते और उनको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्यों नहीं, मैं आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। तो चटपट उसने, यानी झटपट जल्दी से क्या किया उसने, एक टाइम टेबल बना डालता है। टाइम टेबल किसे कहते हैं? जो हम, जैसे हम, चाहे हर किसी के ज़िंदगी में टाइम टेबल होती है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कोई भी ऑफिस वर्कर हो, ठीक है। क्योंकि उसके पूरा दिनचर्या की कहानी होती है कि सुबह से हमने रात तक, जब तक कि हम बिस्तर पे जाते नहीं हैं सोने के लिए, तब तक के लिए हमारी क्या टाइम टेबल होना चाहिए। सपोज आप सुबह उठते हैं तो हमें 5 से 6 क्या करनी है, फिर 6 से उठते हैं तो हमें क्या करनी है। जो लाइफ में होती है दिनचर्या, ब्रेकफास्ट, ब्रश, वही नहाने का, सोने का, पढ़ने का, खेलने का, हर चीज़ का टाइम टेबल बना डालना चाहिए, हर किसी को डालना चाहिए, बनाना चाहिए, सॉरी। तो वो छोटे भाई साहब बहुत सोच समझ के बोला कि अब हम क्यों ना एक टाइम टेबल बना लेते हैं। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। जाहिर सी बात है, जब हम टाइम टेबल बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ सोच के बनाना है कि 6 से 7 हम जगह तो क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है। तो नक्शा का मतलब होता है मैप, जैसे इंडिया का होगा, जैसे बनाते हैं ना मैप, उसी तरह नक्शा बनाए कोई स्कीम का मतलब होता है यहाँ योजना। बिना योजना तैयार किए काम कैसे शुरू करें। इन्होंने सोचा अब कि बिना स्कीम की बनाए कैसे ये टाइम टेबल हम बनाएंगे। समझ में आ रही है? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। जब छोटे भाई साहब ने टाइम टेबल बनाया तो उसमें से खेल कूद की टाइम उसे नहीं मिली। कैसे, देखते हैं। प्रातःकाल यानी सुबह 6 बजे उठना, 6 o'clock उठा, मुंह हाथ धो, सबसे पहले ब्रश किया, फिर क्या किया, ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, उन्होंने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बना लिया। कौन? छोटे भाई साहब ने। 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ने का, 8 से 9 तक हिसाब कहते हैं गणित को, मैथ्स। 9 से 9:30 तक इतिहास यानी हिस्ट्री, फिर भोजन, लंच किया और उसके बाद स्कूल गया। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर, यानी घर जब आया, छुट्टियां स्कूल में 3:30 बजे हुई, वहाँ से वापस होकर घर आया तो आधे घंटे का उन्होंने आराम लिया, यानी ब्रेक लिया। 4 से 5 तक भूगोल यानी जियोग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। इतना टाइम टेबल बनाने के बाद उसने आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलने का भी प्लान बना लिया, राइट। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, यानी 6:30 से 7 तक उन्होंने अंग्रेजी को पढ़ा, कंपोजिशन पढ़ने का टाइम टेबल बना लिया। फिर भोजन करके, यानी रात का डिनर करके 8 से 9 तक अनुवाद यानी ट्रांसलेट, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, विविध मतलब अनेक विषय, बहुत, जैसे समाजशास्त्र हैं, पॉलिटिकल है, राजनीति शास्त्र हैं, ठीक है, संस्कृत है, बहुत तरह के अनेक विषय। फिर विश्राम, विश्राम का मतलब होता है
आराम। इस तरह छोटे भाई साहब ने टाइम टेबल बना लिया। क्या लगता है इस पैराग्राफ में आप देखिए क्या इतना सख्त टाइम टेबल नहीं है? इसमें खेल का टाइम है ही नहीं कहीं, जबकि खेलना हर स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप उम्र का कोई तकाजा नहीं है यहाँ पर, चाहे आप इंडोर गेम खेल रहे हैं, चाहे आउटडोर गेम खेल रहे हैं, चाहे हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, चाहे कहीं भी खेल रहे हैं, तो खेलना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन में खेल जो है मस्तिष्क को तेज और दिमाग तंदुरुस्त बनाता है, राइट। चलिए, ये पैराग्राफ 2 पैराग्राफ था, ये थोड़ी बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसे अब इस पूरी पैराग्राफ पढ़ने से हम एक बार संक्षेप में इसे समझ लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगी। इस पैराग्राफ में छोटा भाई कहता है कि जब बड़ा भाई उसे डांटता है यानी लताड़ता है, तो वह इतना दुखी हो जाता है कि उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं यानी रोने लगता है। उसे लगता है कि गलती उसकी ही है, इसलिए वह डांट सहता है। अपने आप को वह गलती महसूस करता है कि मेरी गलती है, इसलिए वह डांट को सह लेता है यानी सुन लेता है। बड़े भाई जब डांटते हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं। बड़ा भाई उतनी अच्छी तरह समझाता और उपदेश देता है कि उसकी बातें पर यानी जो भी उनको बोलते हैं उनको दिल पर असर करती है। किसको? छोटे भाई साहब को। छोटा भाई कुछ समय के लिए हिम्मत को हार जाता कि मेरे से यह नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए वह सोचता है कि पढ़ाई छोड़कर घर चले जाएं। फिर उसे लगता है कि बहुत पढ़ाई मुश्किल होती है, लगता है मेरे से नहीं होगा और मेरे में हिम्मत भी नहीं है, इससे अच्छा है कि हम घर चले जाएं। लेकिन थोड़ी देर के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद, उसने अपने आप में फैसला लेता है कि अपने आप को हौसला बुलंद करता है कि अगर हम पढ़ते हैं तो वह निश्चय करता है कि ये पढ़ाई मैं कर सकता हूँ। और इसे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एक बहुत हार्ड यानी सख्त टाइम टेबल बनाता है, जिसमें खेल कूद के लिए बिल्कुल समय नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होता है। अब यहाँ देख एक बात ट्विस्ट आती है कि वो है खेल कूद में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, मस्तीखोर वाला इंसान है। लेकिन यहाँ उसने जितना भी टाइम टेबल बनाया सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है, उसमें खेल कहीं था ही नहीं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आज मैं नीट के एग्ज़ाम में सेंटर पर पहुँचे थे। आज नीट का एग्ज़ाम था। बहुत सख्त तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है, स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा। एक जो चेकिंग होते हैं ना मेन गेट पे, बहुत सख्त तरीके से जनेऊ तक ओपन करवा लेते हैं, बेल्ट तक ओपन करवा लेते हैं, रबर बैंड होती गर्ल्स के लिए। इतनी सख्त स्लीपर में जाना है और बिल्कुल ट्राउज़र और सिंपल सूट में, घरेलू जैसे वो हॉस्टल में जैसे पहनते हैं ना हम लोग, स्लीपर में और सिविल ड्रेस में, उस तरह का सेंटर पे जाना था। और 2-3 गाड़ियाँ आते हैं बाहर से जो है चेकिंग के लिए आते हैं ना, वो आए थे। बहुत स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम हुई थी, राइट। सो आई एम वेरी टायर्ड। तो चलिए आज की पैराग्राफ यहीं तक रखते हैं। पढ़िएगा, यहीं से आपके प्रश्न और उत्तर बनेंगे। क्या प्रश्न बनते हैं? लेखक ने टाइम टेबल क्यों बनाया? लिख लेंगे। बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा दिया। टाइम टेबल क्यों बनाया था छोटे भाई साहब ने? दूसरा प्रश्न, उसमें क्या कमी थी? क्या सिर्फ पढ़ाई काफ़ी है उनके लिए, छोटे भाई साहब के लिए, या हर किसी के लिए? 2 प्रश्न आपके, 2-3 प्रश्न यहीं से पूछ देता है। चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रश्न यहीं से निकलती है। अगर आपने चैप्टर को 3 बार भी रीड कर लिया ना, सिर्फ चैप्टर, तो आप एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हैं। बस उसको एक स्टोरी के रूप में पढ़ना है और उसे मनन करना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और उसे हम अमल कर ही नहीं रहे हैं।
ऐसा नहीं होनी चाहिए। पढ़िए तो उसको समझिए कि वो कह क्या रहा है। बिल्कुल पारिवारिक स्टोरी है, कहानी है, बिल्कुल ईजली है, सॉरी ईजी मतलब इतना ईजी है कि हम हर कोई समझ जाएंगे इसके। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि बैलेंस और सही तरीके से उसे फॉलो भी करना ज़रूरी है। ओके। और दूसरी बात, कभी कभी डांट हमारे भले के लिए होती है। डांट से इंसान दुखी तो ज़रूर होता है, लेकिन वही डांट उसे सुधारने और मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करती है। मैं अपनी बताऊं, मेरी मम्मी जिस दिन डांटती थी ना, मैं तो खाना ही नहीं खाती थी। शी वॉज अ वेरी गुड टीचर। बट अब लगता है कि शायद मेरे भले के लिए ही बोलती थी। कभी कभी डांट और सख्ती हमारे भले के लिए होती है। निराशा के बाद भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है, राइट। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करती हूँ। पढ़िएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बार रीड ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।